आए दिन हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस काफी बढ़ गए हैं और कैसे इस मामले में देश के कई नेता शामिल दिखते हैं हमें पता ही है, जिसमें अभी टॉप पर और कोई नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया दिखे हैं। अब क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ईडी इन्वॉल्व होती है तो हर दिन ईडी पर ये एलिगेशन लगता है कि वे पीएम मोदी को फेवर करते हैं क्योंकि वे एक सेंट्रल एजेंसी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इन्वेस्टिगेट होते हैं तो आए दिन इस एक्ट के कई प्रोविजंस पर सवाल उठता है और कहा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स को वायलेट भी करता है। अभी कुछ महीनों पहले ही ईडी द्वारा इलीगल अरेस्ट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के थ्रू दैट इज पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ईडी को ये क्लियरली कहा था कि अरेस्ट के समय उन्हें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट रिटन फॉर्म में अक्यूज को दिखाने होंगे और तभी वो अरेस्ट लीगल माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ये बोलते ही उनके पास कई पिटिशंस और केसेस फाइल होने लगे कि ईडी ने इलीगल अरेस्ट किए हैं और रिटन फॉर्म में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं सबमिट किया है। और एक ऐसा ही केस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बेंच के पास पहुंचा, जिसमें उन्होंने ईडी से जुड़े कुछ मामलों पर क्लैरिफिकेशन दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला और कैसे इस फैसले से ईडी को छूट मिली है, इस वीडियो में हम देखेंगे। ये केस हमारे लिए इसलिए भी इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मामले में फैसला और किसी ने नहीं बल्कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने दिया है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि आए दिन ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच को ट्रांसफर किया जाता है। इस वजह से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के और कई फैसलों पर सवाल उठे हैं और लोग एक पल सोचने पर मजबूर भी हो गए हैं कि क्या हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट सही फैसले ले रही है। सीजीआई ने कुछ केसेस की लिस्टिंग को जस्टिस बेला की बेंच के सामने लिस्ट करने का रीजन तो दिया है, पर लोगों के मन में शक पैदा हो चुका है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सबसे बड़े अक्यूज्ड मनीष सिसोदिया है और इसके बावजूद कि उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में बेल नहीं मिली, उनकी बेल हियरिंग के समय कई ऐसे सवाल उठे थे जो ईडी पर शक की निगाहें बना रहे थे और कैसे शायद आए दिनों में ईडी के पावर्स को एनालाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। उनकी हियरिंग के समय कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर भी उठने लगे थे और सुप्रीम कोर्ट सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या उन्हें इस फैसले को वापस से रिव्यू करना चाहिए। This case, decided in July 2022, upheld the constitutional validity of several provisions of the Prevention of Money Laundering Act 2002 pertaining to arrest, seizure, presumption of innocence and stringent bail conditions. जस्टिसेस एसके कौल, संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले में कंस्टिट्यूट भी हुई थी कि क्या विजय मदन लाल जजमेंट को किसी 5 बेंच को रेफर करना चाहिए। हालांकि इस मामले में सेंटर द्वारा डिले करने से इस मामले में अभी एक नई बेंच कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और वहीं जस्टिस एसके कौल 25 दिसंबर को रिटायर करने वाले हैं। अब सेंटर ने इस मामले में चलाकर डिले किया है या नहीं, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर के पंकज बंसल जजमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईडी को अरेस्ट के समय ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट रिटन फॉर्म में सबमिट करने पड़ेंगे, ने सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस और पिटिशंस फाइल करवा दिए जहां सब ये क्लेम करने लगे कि ईडी ने इलीगली उन्हें अरेस्ट किया है। एक केस राम किशोर अरोरा, फाउंडर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक द्वारा भी फाइल किया गया था, जिन्होंने कहा कि ईडी ने उन्हें इलीगली अरेस्ट किया है क्योंकि उन्हें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट रिटन फॉर्म में नहीं मिले थे जब वे इस साल की जून में अरेस्ट हुए थे। In this case, Supreme Court was deciding an appeal against the judgment of the Delhi High Court by which it dismissed the petition seeking declaration that the arrest by the Directorate of Enforcement was illegal and violative of fundamental rights under Articles 14, 20 and 21 of the Constitution। हालांकि इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के अलावा जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा मौजूद थे, ने कहा कि पंकज बंसल वाला जजमेंट प्रोस्पेक्टिवली यूज होगा और न कि रेट्रोस्पेक्टिवली। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि इस जजमेंट के बाद वाले केसेस में ये लॉ अप्लाई होगा और न कि पुराने केसेस में। The bench stated, non-furnishing of grounds of arrest in writing till the date of pronouncement of judgment in Pankaj Bansal case could neither be held to be illegal nor the action of the concerned officer in not furnishing the same in writing could be faulted with। इस मामले में अपेलेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे और वही ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू। हालांकि आपको बता दें कि इस केस के दौरान बेंच ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अपेलेंट को इस मामले में एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी मेंशन थे और उन्होंने इस डॉक्यूमेंट पर साइन भी किया था आफ्टर मेकिंग एन एंडोर्समेंट दैट आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड एंड हैव आल्सो रेड द अबव मेंशन्ड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि अपेलेंट द्वारा सिर्फ ये पॉइंट रेज किया गया है कि उनके काउंसिल को इस रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की डॉक्यूमेंट नहीं मिली थी एंड स्टेटेड, सिंस द अपेलेंट वाज indisputably informed about the grounds of arrest and he having also put his signature and the endorsement on the said document of having been informed, we hold that there was due compliance of the provisions contained in section 19 of PMLA and his arrest could neither be said to be violative of the said provision nor of article 22 subsection 1 of the Constitution of India।
और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला डिसमिस कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस बात पर जोर दिया कि एक 3 जज बेंच ने विजय मदन लाल चौधरी केस 2022 में ऑलरेडी सारे डिटेल्स को एग्जामिन किया था एंड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 19 पावर ऑफ अरेस्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। On the touchstone of Article 22 subsection 1, any person arrested must be informed of grounds of arrest of the Constitution। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी कहा था कि विजय मदन लाल वाले केस को ही अभी प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि इससे कम नंबर ऑफ जजेस वाले बेंचेस द्वारा जजमेंट को ऊपर रखना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट बेंच also stated, if a person arrested by the Enforcement Directorate is informed or made aware orally about the grounds of arrest at the time of his arrest and is furnished a written communication about the grounds of arrest as early as possible and within reasonably convenient and requisite time of 24 hours of his arrest, that would be sufficient compliance of not only section 19 power of arrest of PMLA but also of Article 22 subsection 1, any person arrested must be informed of grounds of arrest of the Constitution। और तो और ईडी की ओर से मौजूद होकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने ये भी कहा कि पंकज बंसल वाले केस का फैसला अनुचित है, इसलिए भी क्योंकि उस केस में 2 जज बेंच विजय मदन लाल वाले 3 जज बेंच के फैसलों से भटक गई थी और ऐसा करना लीगल विजडम के खिलाफ जाता है। तो अंत में बात ये सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक ओरली एक अक्यूज्ड को अरेस्ट के रीजंस पता है तो ठीक है और उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट रिटन फॉर्म में एक वैलिड टाइम फ्रेम के अंदर मिल जाने चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स। नोटेबली सेपरेटली अ रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट द विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट इज पेंडिंग बिफोर अ 3 जज बेंच। तो देखना अब ये है कि ईडी द्वारा अरेस्ट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला और सुनाती है। ये बात तो साफ है कि सेंटर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी के पावर्स में इंटरफेयर करना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए भी आए दिन वे मामले डिले करवा देते हैं। ऐसे में लोगों का शक और गहरा ही होगा कि शायद ईडी सच में यूनियन के पूरे कंट्रोल में है। ऐसे लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।